हाँ जी बोलो, इसमें क्या है? फिजिकल सैंपल और बायोलॉजिकल सैंपल्स क्या क्या होते हैं? फिजिकल हो गया जैसे, बायोमेट्रिक्स में क्या होता है? फिंगरप्रिंट स्कैन। अच्छा, और फेस का क्या? फेशियल वो अलाउड है? इससे पहले क्या? ये तो हो गया बिल की बात। उधर क्या देख रहे हो भाई? है बोलो। पहले क्या होता था? थंब और पहले क्या होता था? थंब और फेशियल। फेशियल का कैसे स्कैन करते थे पहले हम लोग? आप बोलो। ये 1 हफ्ता पुराना है। यू येलो शर्ट, तेरे से बड़ी उम्मीदें हैं मेरे को यार। यू भद्रवा, पहले फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और वो प्लेट लेके देखा है ना, वो जो फट्टी वाला होता है, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके, तो उसकी पूरी डायमेंशन लेते थे, हाइट वगैरह। तो ये होता था पहले। अब इन्होंने क्या डाल दिया बीच में? और फिर डीएनए भी होगा, डीएनए प्रोफाइलिंग भी होगी। ठीक है, पहले ये किसका होता था? फोटोग्राफ्स, फुटप्रिंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स पहले किन के होते थे? ये प्रिजनर कौन होता है? प्रिजनर में 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक वो बंदा जो एक्यूज्ड है और एक वो बंदा जो कन्विक्ट हो चुका है। पहले शायद नहीं होता यूपीएससी में, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको सर्टन होना पड़ता है, अनसर्टिनिटी उनको पसंद नहीं है यूपीएससी वालों को। पेपर में क्या लिखे आओगे? शायद। पहले देखो, देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स बेसिकली। एक वो डिपार्टमेंट होता है जो पहले आपको इन्वेस्टिगेट करता है, आपके चार्जेस को प्रूव करने के पीछे लग जाता है। कौन सा होता है वो डिपार्टमेंट? उसके बाद जब आपको कोर्ट गिल्टी फाउंड कर लेता है तो फिर आपको कौन से डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है? एनसीआर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। वेरी गुड। कौन से डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है? प्रिजन्स डिपार्टमेंट को। क्योंकि जब आप गिल्टी फाउंड हो गए हो तो आपको बाहर तो खुले में तो नहीं छोड़ सकते ना, आपको एक स्पेशल अच्छे जगह भेजा जाएगा जहाँ पे आपकी अच्छी टेक केयर की जाएगी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा सोना, एसी लगा वो रूम। वो कहाँ मिलता है आपको? प्रिजन में। ओके, अब ये अथॉरिटी, ये वाली अथॉरिटी, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपलिंग वाली अथॉरिटी किसको मिल गई है? ओके, पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर ली। जब वो बंदा जेल में जाएगा, प्रिजन में जाएगा, तो ये भी तो अपनी कार्रवाई करेंगे ना, इनके पास भी कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पहले इनके पास क्या होता था? सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए कई बार तमिलनाडु में एक केस हुआ था, उसमें क्या था कि राजस्थान के एक ट्राइब थी जिसको हम बोलते थे क्रिमिनल ट्राइब्स, जिनको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया हुआ था कि वो एक सीरियल ऑफेंडर्स थे। उन्होंने क्या किया कि वो ट्रक लेके जाते थे तमिलनाडु, वहाँ पे जाके वो ट्रक के ही कुछ पार्ट्स निकाल कर उनसे लोगों का मर्डर करते थे और उनके घर पे सारे चोरी डकैती करके वापस आ जाते थे। तमिलनाडु पुलिस को इसके बारे में पता ही नहीं चला कि ये कौन करके जा रहा है। फिर अल्टीमेटली जब उन्होंने फिंगरप्रिंट्स को लिया, कैप्चर किया तमिलनाडु पुलिस ने, उसके बाद एक टीम बैठी, उस टीम ने पूरे इंडिया में, इंडिया के प्रिजन्स में जाके किनको चेक किया? फिंगरप्रिंट्स को मैच करने की कोशिश की। और कहते हैं पता नहीं कितने सालों के बाद उनके फिंगरप्रिंट मैच हुए राजस्थान की किसी जेल के साथ। तब उनको पता चला कि ये बंदा राजस्थान से है। समझ रहे हो?
अब ये सारा डाटा डिजिटलाइज होने जा रहा है, तो आप कहीं भी बैठ के इसको सर्च कर सकते हो। इसको NCRB और CCTNS के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं, और दूसरी बात ये है कि इस बिल में ये भी अथॉराइज किया गया है कि अदर पर्सन्स का भी आप ये डाटा ले सकते हो। अदर पर्सन कौन होता है? एक तो एक्यूज्ड होता है, एक कन्विक्ट होता है, ठीक है। एक तो वो जो दोषी है, एक वो जो शायद दोषी है। अदर पर्सन में कौन? तो ये पुलिस पे दे रही है उन्होंने पूरा का पूरा वो कि भाई आप डिफाइन कर लेना बाद में कि किसको आपने उठाना है। तो दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन और अ सीरियस इशू कि व्हाट इज अदर पर्सन, ये कौन डिफाइन करेगा अदर पर्सन। इसका मतलब ये हो गया कि पुलिस और प्रिजन्स के पास कुछ आर्बिट्ररी पावर्स आ रही हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ रही हैं कि वो किसी को भी उठा के उसका ये सब ले सकते हैं। कानून क्या कहता है कि आप किसका उठा सकते हो ये डाटा? एक्यूज्ड और कन्विक्ट का। क्लियर? उसका तो बनता भी है, बट अदर पर्सन में आप वो पुलिस क्या करेगी? भले मेरे साथ उनकी की बातचीत होगी, मेरे को उठाया, मेरा सारा डाटा ले लिया, ओके। और बिल में ये भी बोला गया है कि ये डाटा कितने साल तक रहेगा? 75 ईयर्स। और मैं 40 साल के बाद मर गया, मतलब 40 साल की उम्र में मेरा डाटा फिर भी उनके पास रहेगा। दैट इज अ इशू। दूसरा इशू क्या है? प्राइवेसी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है, प्राइवेसी। अगर ये बंदा एक्यूज्ड है और कल को ये नॉट गिल्टी फाउंड आ गया, क्लियर, तो ये डाटा कितनी देर तक रहेगा? ये गलत है। गवर्नमेंट को डाटा उसी पर डिलीट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और राइट टू प्राइवेसी आपको पता अब आपका क्या है? कौन सी जजमेंट? कौन था ये KS पुट्टास्वामी? कौन था ये बंदा KS पुट्टास्वामी? कब आई ये जजमेंट? 2016 में? कब आई? श्योर? या 18 में? पक्का? कौन से आर्टिकल के तहत आपको ये डिफाइन किया गया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट? क्या कहता है राइट टू? 21 क्या कहता है? राइट टू पर्सनल एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। व्हाट इज लिबर्टी? फ्रीडम। हो, कौन बोला? और व्हाट इज फ्रीडम? क्या आप कुछ भी कर सकते हो? व्हाट इज फ्रीडम? ठीक है, लिबर्टी ओके, व्हाट इज फ्रीडम? बिल्कुल। तो क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है आपकी फ्रीडम पे? नो? जब इमरजेंसी लगती है तो क्या राइट्स कर्टेल किए जाते हैं कि नहीं? तो फिर वो क्या हो गया? जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उठा के जेल में डाल दिया था, पॉलिटिकल पर्सन्स को, सुना ही होगा आपने। उसमें क्या हुआ था? वो कुछ बोलते थे किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनका कर्टेल कर दिया गया था, है ना? पढ़ा है इमरजेंसी के बारे में कुछ? क्या पढ़ा है? किस क्लॉज पे लगाई गई थी इमरजेंसी? इमरजेंसी किस बेसिस पे लगाई गई थी? नेशनल इमरजेंसी, विच आर्टिकल? ऑलरेडी पढ़ी है ना? बोल। येलो शर्ट, थ्री फाइव टू। एंड व्हाट अबाउट स्टेट इमरजेंसी? फाइनेंस 360। वेरी गुड, 4 का डिफरेंस है, बहुत अच्छा है, अति उत्तम। ऑन व्हाट क्लॉज इंदिरा गांधी हैड प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी? एग्जैक्टली, इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या आज हम इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगा सकते हैं इमरजेंसी? वाई? बहुत अच्छे। पॉलिटी पढ़ी है तूने?
ऐसे नहीं ना पढ़ी तूने, इतना बेवकूफ़ मत बना यार मुझे। यहाँ नहीं पढ़ी है, कहीं तो पढ़ी होगी। गुरु इतना सटीक बात वही करता है जिसने पढ़ा हो। पता तो इनको भी है इमरजेंसी के बारे में, इन्होंने नहीं बोला इंटरनल डिस्टर्बेंस। हाँ सब बोलेगा तो धीरे धीरे। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। ओके ये समझ आ गया बिल। एनी अदर न्यूज़ आज की? बोलो यार, आपके पड़ोस में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? पता ही नहीं है। ये 24 किलो, ये पड़ोस वो वाला नहीं, ये 24 किलोमीटर दूर वाला। क्या हुआ? हाँ उसमें क्या हुआ? ये भी आपके लिए पॉइंट वो है, कंसर्न है। पाकिस्तान में जो हो रहा है, क्या हुआ है वहाँ पे, कुछ पता है? दो तीन हफ्ते से नहीं पता तो सीधा बोल दे, बहाना क्यों दे रहा है यार? पता तो है तेरे को। श्रीलंका के बारे में पूछूं तू बोल देगा। कमाल है। यही तो चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, स्टेटमेंट्स मत बदलो, या तो हाँ है या ना है, बीच का कुछ नहीं होता यहाँ पे। वहाँ पे क्या पेश करना था उन्होंने, उनके ऑपोजिशन ने? मतलब क्या होता है इसका? पार्लियामेंट? क्या इंडिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन देके गिराया गया हो? अटल बिहारी कब? उन्नीस सौ 1990 से लेकर 1999, 9 साल के बीच में कब? देखो पाकिस्तान में वहाँ के ऑपोजिशन ने एक यूनिटी फॉर्म की और उन्होंने बहुत सारे एमपीज़ को अपने साथ जोड़ लिया। और नंबर्स की गेम होती है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर्स। अगर तुम्हारे पास नंबर्स हैं तो यू कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट, इफ़ यू हैव नो नंबर्स देन यू कांट फॉर्म अ गवर्नमेंट, रूल है। अब उनके ऑपोजिशन ने बोला कि भाई साहब हमारे पास नंबर्स ज़्यादा हैं, जितनी की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है उससे ज़्यादा एमपी किसके पास हैं? हमारे पास। तो हम क्या लेकर आ रहे हैं? मोशन। मैंने आपको कल ही बताया व्हाट इज मोशन, इट्स अ डिसीजन, ठीक है। अब ये मोशन कौन लेकर आ रहा है? ऑपोजिशन का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, एलओपी जिसको हम बोलते हैं, ओके। अब वो लेकर आ रहा है क्या? मोशन। उन्होंने डिसाइड किया है कि ऐसा है, अब वो प्रूव करवाना है। तो ये मोशन कहां जाएगा? हाउस में, नेशनल असेंबली जो उनकी लोकसभा है वहां जाएगा। अब ये मोशन वो किसको पेश करेंगे? मैंने कल ही बताया, ठीक है। अभी स्पीकर इस पे क्या करवाएगा फिर? वोटिंग। और अगर ये मोशन पास हो गया तो इनकी बात जो थी कि भाई साहब इस गवर्नमेंट में क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो बात अगर प्रूव हो जाएगी तो गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लूज कर जाएगी और गवर्नमेंट गिर जाएगी। दिस इज द रूल। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए तो वहाँ का जो गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर था, एक पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, उसने बोला कि ये लोग जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज, मतलब पाकिस्तान स्टेट को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है, एंड इट्स अ ऑफेंस, हाई ट्रीजन। तो इसलिए इस मोशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए और मैं चाहता हूं कि स्पीकर साहब इस मोशन को डिसमिस कर दें, ठीक है। डिसमिस करने के बाद हम प्रेसिडेंट को बोलेंगे और वो नेशनल असेंबली को क्या कर देगा? डिसोल्यूट कर देगा, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, कि अब कोई भी एमपी नहीं है और फ्रेशली इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे। जब वो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने ये बात बोली और डेप्यूटी स्पीकर ने इमीडिएटली उसकी बात को मान लिया और बोला कि हाँ सही कह रहा तू, इस मोशन को मैं क्या करूँगा? कैंसिल आउट कर दूंगा, मुझे नहीं करवानी, इस पर क्या वोटिंग नहीं करवानी। पॉइंट समझ आया? अब
स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, स्पीकर की बात को हम सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी उसका रिव्यू नहीं कर सकती, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ हो। क्लियर। अब उनके संविधान में ये बात भी है कि स्पीकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सामने लाए बिना, मतलब उसकी बात सुने बिना किसी भी मोशन को डिसमिस नहीं कर सकता। बट उसने इसकी बात सुनी नहीं और मोशन को डिसमिस कर दिया, और यहीं पे सबसे बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेकर उसकी सुनवाई करने शुरू कर दी। समझ आया? ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जनरली पार्लियामेंट के किसी भी मुद्दे में घुसता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रेव वायोलेशन हुआ है। क्या हुआ है? ग्रेव वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आपको सुनना है, वो नहीं हुआ है। तो अब उनको ये बात सुननी पड़ेगी, केस चलाना पड़ेगा। अब देखते हैं केस का रिजल्ट क्या आता है। अगर तो रिजल्ट ऑपोजिशन के फेवर में आया तो फिर क्या होगा? फिर वही प्रोसीजर, फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, पास होगा, अगर हुआ तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। दोनों केस में इलेक्शन होने ही होने हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अब ऐसा किया है, अब उसको भी वो चार्ज करने का सोच रहे हैं कि इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो ये भी एक ऑफेंस है, इट्स अ हाई ट्रीजन। क्लियर? तो ये चल रहा है। तो आप ऑब्वियसली 2016 में 17 में जब हमारा बजट पास हुआ था, तो उसमें हमने एक आधार एक्ट को पास किया था, जिसके तहत हमने आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया था। उसके बाद शायद आपको याद होगा कि जियो वाला क्या बोलता था, आधार है तो मिलेगा सिम, वो हमसे अंगूठा भी लगवाता था, याद है? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आधार को क्या कर दिया था? मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। और जब आधार का एवेल्यूएशन हुआ था, मतलब जब आधार को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और हम लोगों को बोला था कि भाई साहब आप जो है अपने फिंगरप्रिंट्स दो, आइरिस स्कैन दो, हम इस कार्ड को कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेटली यूज़ नहीं करेंगे, बिना मतलब के यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया। मुद्दा क्या था कि गवर्नमेंट ने उसको कैसे पास किया? एज अ फाइनेंस बिल। मनी बिल, फाइनेंस बिल सुना है? एज अ फाइनेंस बिल उसको पास किया। और फाइनेंस बिल में क्या होता है कि राज्यसभा के पास कोई भी डिस्कशन की पावर नहीं होती, सिर्फ लोकसभा के पास होती है। और गवर्नमेंट की उस टाइम पे लोकसभा में क्या थी? मेजॉरिटी। राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। अगर उसको सिंपल बिल के तौर पे पेश करते तो राज्यसभा में वो बिल क्या कर जाना था? फेल कर जाना था। अब ये हुआ ना वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आधार में मनी के रिलेटेड क्या था? आधार में टैक्सेशन या गवर्नमेंट की बोरिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको कैसे पास किया? फाइनेंस बिल के तहत, जिसको सिर्फ लोकसभा में क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। राज्यसभा की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। और फाइनेंस बिल को फाइनेंस बिल अगर किसने बोल दिया, स्पीकर ने अगर सर्टिफाई कर दिया कि दिस इज फाइनेंस बिल, तो उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। उस स्पीकर कौन था पता है? मैडम सुमित्रा महाजन। याद है? सुना नाम? नहीं, कोई बात नहीं, मैंने सुना दिया। इसको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा, इसको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा। सुप्रीम कोर्ट ने तरस खाया किस पे? कि यार एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और अगर हम इस मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट के स्पीकर को झाड़ लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो इससे बेहतर उन्होंने बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी। और इस जजमेंट को उन्होंने किसके साथ जोड़ा? जिसमें राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। क्योंकि जब हमने आधार कार्ड में अपने क्रेडेंशियल्स दिए थे तो उसमें उस एक्ट में लिखा गया था, UIDAI एक्ट में, कि आपके इसका मिस यूज़ नहीं होगा। वो हमारे क्या हैं? प्राइवेट क्रेडेंशियल्स, हमारा आइरिस स्कैन, ये वो। उसके बाद जियो ने बोला कि नहीं, अब आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर कार्ड लेके आओ। बोला ना? अब समझ आया? तो यस, स्पीकर हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर, बट सुप्रीम कोर्ट घुस सकता है अगर ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ हो, जैसे यहाँ पे हुआ। क्लियर? ओके, सो लेट्स
हम टू द टॉपिक। मैंने आपको गुड आफ्टरनून नहीं बोला, और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलो, कहाँ थे कल हम? जोर से बोल यार, कहाँ? जे जमतारा पढ़ा उसके बारे में? घर जा क्या है बता। बिल्कुल सही। झारखंड में कोई ऐसा स्कैम हो रहा है, कोई सोच सकता है? हमारे लिए तो झारखंड इज़ अ ट्राइबल स्टेट, कि गरीबी है, भूखमरी है ना। तो जमतारा इज़ बहुत फेमस हुआ था। ये मुझ जैसे ही कुछ सताए हुए लोग थे जिन्होंने ये शुरू किया था ये ड्रामा। ओके, सो थोड़ा सा लिखो इंडियन साइबर स्पेस। इंडिया कैसे रेगुलेट करता है अपने साइबर स्पेस को, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया में जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आया था आफ्टर 1990s आया था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिसीज सच एज न्यू इंटरनेट पॉलिसी ऑफ 1998। पॉलिसीज, थोड़ा स्पीड में लिखना, पॉलिसीज सच एज न्यू इंटरनेट पॉलिसी ऑफ 1998 paved the way for multiple internet service providers and saw the internet user base grow from 1.4 million in 1999 to over 80 million in 2015-16. And after that, Modi-led government, that's a very important point, and after that, Modi-led government in 2015 launched JAM project. अंडरलाइन करना है इसको, जैम प्रोजेक्ट, इन द वेक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज जैम? हाँ जी, ओके। व्हाट इज जैम? जनधन, आगे, यस एग्जैक्टली। जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई, ध्यान से सुनना, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, इसने सबसे पहले आते क्या काम किया? मोदी साहब ने आते सबसे पहले क्या काम किया? उसने सबसे पहले आते, एक बॉडी होती थी इंडिया में, प्लानिंग कमीशन को उसने क्या कर दिया उसका? नीति आयोग बना दिया। इट्स एन एक्सपर्ट बॉडी, ये भी एक्सपर्ट बॉडी थी, ये भी एक्सपर्ट बॉडी, ज़्यादा फर्क नहीं था, ठीक है। बस थोड़ा सा फर्क क्या था वो मैं बताता हूँ। इसने बोला कि भाई आप एक काम करो, पहले इंटरनेशनल सिनेरियो देखो, IMF, वर्ल्ड बैंक हमें अब असिस्टेंस क्यों नहीं दे रहा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक हमसे क्या डिमांड कर रहा है? इसने बोला कि अच्छा ठीक है, भाई सब चले पड़े, US गए, हर कंट्री घूमे। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी कंट्री में ना फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, ज़ीरो है, ड्रामा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा।
उसने मतलब, अब चाचा जान तो नमूने, उनको थोड़ी समझ आता है। उसने बोला ये क्या मतलब, बोला कि तुम्हारी कंट्री में लोग बैंकिंग सिस्टम से बहुत कम जुड़े हुए हैं, ठीक है। चाचा ने बोला अच्छा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मैं पैसे डालूंगा, अकाउंट खोलो। लोग लग गए लाइन में। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मैं पैसे डालूंगा, खोलो अकाउंट बेटियों के नाम पे, क्योंकि बेटी छोटी है, 18 साल के बाद उसका अकाउंट हम उसमें चेंज कर देंगे, तो एंजॉय, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। हो गया जनधन आधार मोबाइल। उसके बाद मैं सब्सिडी दूंगा, अपने एलपीजी सिलेंडर लिंक करो आधार के साथ। जब उन्होंने लोगों ने कर लिया, फिर उसने बोला कि सब्सिडी क्या कर दो, अपनी सब्सिडी वापस कर दो मेरे को, मैं उज्ज्वला योजना लॉन्च करूंगा, मैं गरीबों को सिलेंडर दूंगा। लोग खुश, बीपीएल वालों को सिलेंडर मिल रहा है, गैस मिल रहा है, लोगों की सब्सिडी भी गई, उनको सिलेंडर भी मिल गया। फिर उसने बोला सिलेंडर एंजॉय करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। सो द इशू इज दैट, उसके बाद इसने एक और, फिर ये कहाँ गया फेसबुक के पास, फिर ये कहाँ गया एप्पल के पास, फिर ये कहाँ गया माइक्रोसॉफ्ट के पास, फिर ये कहाँ गया सैमसंग के पास। इसने बोला कि मेरी कंट्री में इतनी जगह है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करो ना, क्या मसला है। उन्होंने बोला क्या मैन्युफैक्चरिंग करे भाई, गधे हो तुम सबके सब, तुम्हारे पास स्किल कहाँ है, तुम वही सरकारी नौकरियों के पीछे चल रहे हो, इंजीनियरिंग मेडिकल, स्किल कहाँ है। इसने बोला स्किल मतलब, बोलो वो थोड़ा से थोड़ा वो करना कहाँ है। उसने बहुत बहुत करते हैं, नहीं वो नहीं चाहिए भाई। इसने बोला अच्छा ठीक है, मैं एक नई कैंपेन शुरू करता हूँ, स्किल इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना, सबको स्किल बांट रहा है। वो मेरे मोहल्ले के लड़के टीके लगा रहे हैं हॉस्पिटल में जाके, मम्मा को गैस हो गया, मैं लेके गया, मैं कहा तू यहाँ क्या कर रहा है, कहता भैया मैं ना तू रहने दे, मुझे तेरा पता है भाई, मैं कैप्सूल दे दूंगा गैस वाला, नहीं तेरे से टीका नहीं लगवाना, तू माफ़ कर। बट वो जोक्स अपार्ट, लगवाया टीका, बट स्किल है उसके पास। कल तक वो पतंग उड़ाता था, आज वो टीके लगा रहा है। मतलब पॉइंट ये है कि स्किल आ गया उसके पास, अब वो कुछ नहीं तो कुछ तो कर सकता है, ठीक है। तो ये सब इंक्लूजन जब हुआ, तो इस सारा का सारा मसला किस पे टिका, सारा का सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। फिर कोई बेवकूफ़ आके बोला कि ब्लैक मनी बहुत है, क्या कर रहे हैं। उसने बोला एक काम करते हैं 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। मैं उस टाइम दिल्ली में था, हम किसी के घर पे पार्टी करने गए थे, वो बोला अच्छा 1000 और 500 के नोट बैन हो गए। मैं कहा मैं तो रोज़ हिंदू पढ़ता हूँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब घर आके देखा तो ब्लास्ट हो गया था बहुत बड़ा। उसका रिजल्ट क्या हुआ, सारा का सारा पैसा किस में रिटर्न हो रहा था, बैंक्स में, और आपको वहां पे बताना था कि पैसा आया कहां से, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली उसमें क्या था, इसने ये कैलकुलेट करना था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम कहां लैग कर रहे हैं और करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है टोटल में। ऑल्दो इन एक्चुअल टर्म, इन फाइनेंशियल टर्म, डिमोनेटाइजेशन इज अ फेलियर, इन आरबीआई टर्म्स डिमोनेटाइजेशन इज अ बिगेस्ट फेलियर। बट लेकिन उसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए, बैंकिंग के साथ जुड़ गए। अब लोग जो पैसा घर पे पोर्टलियो में बांध के रखते थे, अब वो बैंक में रखने लग गए हैं। लेकिन अब फिर से लोग अपना पैसा जो है अपने घर में वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जो हुआ आप सबको पता ही है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि सर जो करेंसी इन सर्कुलेशन था, बेसिकली इनका पुश क्या था कि हम जो है अब डिजिटल पेमेंट्स करेंगे, करेंसी पे हम लोग कम रिलाय करेंगे। और जो करेंसी इनके अकॉर्डिंग, जो डीमोनेटाइजेशन का जो एजेंडा था वो ये था कि जो ब्लैक मनी इन सर्कुलेशन है वो वापस नहीं आएगा सिस्टम में, क्योंकि वो थोड़ी ना कोई बताएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। आप समझ रहे हो। जैसे मान लो कि मेरी इनकम जो है वो 10,000 रुपया है महीने की, तो मेरी साल की कितनी बननी चाहिए, 1,20,000 रुपया, और मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ तो 2,40,000 रुपया बनना चाहिए। लेकिन जब मैं पैसा वापस बैंक में जमा करवाने गया डीमोनेटाइजेशन, मैं कितना पैसा जमा करवाने गया, 10 लाख रुपया। आप समझ रहे हो। तो जो ब्लैक मनी था वो सारा का सारा अब क्या हो गया था, वहां पे जाके वाइट हो गया। जो इन सर्कुलेशन पैसा था वो सारा ही वापस आ गया, और वो इनको क्या करना पड़ा, अब जो पैसा आ गया तो उसको वाइट करना पड़ा।
तो डीमोनेटाइजेशन जो एक्चुअल फंडा था ब्लैक मनी का वो फेल हो गया। इसीलिए तो उसके जो चेयरमैन था आरबीआई का उर्जित पटेल, उसने रिज़ाइन कर दिया था, याद है। अब एक हम ऐसा गवर्नर है इस टाइम पे जो कि फाइनेंस मतलब इकोनॉमिक्स का ज़ीरो भी नहीं जानता, वो हिस्ट्री में वो है बंदा, शक्तिकांत दास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट डाउन। Even though the Indian government was late in computerization, but the pace they have acquired after 2008 it gives thrust to e-governance push of the government. E-governance push of the government. Next, National E-governance program NEGP is one of the most ambitious program in the world which seeks to provide 1200 government service online. 1200 गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन। ओके, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर इंडिया का। अब इसमें हम अपना डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, इन सबको हम अपना डिजिटल पुश दे रहे हैं, ये तो आप सब जानते हैं। और अभी सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स का। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में भी सबसे आगे चल रहा है और करेंसी इन सर्कुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। मतलब डिमोनेटाइजेशन से पहले से भी हमारे पास करेंसी इन सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है। और डिजिटल पेमेंट्स, हम जो यूपीआई पेमेंट्स, कार्ड पेमेंट्स ये सब कर रहे हैं, और वो भी इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। साइबर रिस्क। साइबर रिस्क ऑब्लिक साइबर थ्रेट्स। साइबर स्पाइनेज, साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, साइबर स्पाइनेज, साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर एंड साइबर क्राइम। साइबर स्पाइनेज, स्पाइनेज समझते हो? सीक्रेट्स लीक करना, सिंपल लॉजिक। अब साइबर है तो भाई ऑनलाइन, मतलब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट में घुस गया या उसका ईमेल अकाउंट हैक कर लिया, उसमें हमने जितने भी क्रिटिकल डिज़ाइंस दे रखे हैं रशिया की कंपनी को कि हमें ऐसा एक प्रोडक्ट तैयार करके दो, अब वो डिज़ाइन अगर किसके पास चला जाएगा?
मान लो पाकिस्तान या चाइना के पास वो डिज़ाइन बैठा हुआ है ऑलरेडी, उनको पता है कि इंडिया अब कहाँ पे कौन सा मिसाइल लगा रहा है, किस व्हीकल में कहाँ पे क्या है, वो भी उसके डिफेंस में वैसा ही एक व्हीकल हमारे सामने ला के खड़ा कर देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइबर एस्पाइनेज। क्लियर? लिखो, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेटेजी ऑफ breaking into computer systems and networks to extract sensitive government और कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट साइबर टेररिज्म। बेसिकली साइबर टेररिज्म ISIS सुना है इसका नाम? ISIS का नाम सुना है? क्या फुल फॉर्म है ISIS की? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इन लोगों ने बहुत वास्ट और मास लेवल पे हर कंट्री से लोगों को रिक्रूट किया। कैसे किया? आइडियोलॉजी प्रोपागेट कैसे की उन्होंने? एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पे। मान लो कि जैसे मैं हूँ, फ़र्ज़ करो मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोगों को लाइक किया कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, मतलब जो एक होता है ना कि लिबरल जिसको हम बोलते हैं तबका, और एक एंटी तबका, एक ये तबका वो तबका, तो उनमें से कुछ अब ऐसे बंदे हैं जिनको मैंने पसंद किया है। उनमें से कोई एक आधा बंदा जो है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, मैंने उसको भी लाइक कर लिया, मैं उसको भी फॉलो करता हूँ, आई एम जस्ट फॉलोइंग इट। 2-3 साल तक वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से उन्होंने मुझे एक लिंक भेज दिया कि देखो जो है इस्लाम जो है वो ख़तरे में है, हम एक सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें रूल किसका होगा? इस्लाम का होगा। ठीक है, हमारा एक कैलिफेट होगा, जैसे अबू बकर अल बगदादी जो था वो अपने आप को कैलिफेट डिक्लेयर करके बैठा था। ठीक है, तो ये जब इन्होंने ISIS ने ये प्रोपागेंडा मशीन अपनी चलाई, उसके बाद लोगों को पता चला कि यार साइबर टेररिज्म नाम की भी एक चीज़ है। मतलब ये लोग इससे भी रिक्रूट किए जा सकते हैं। किसी को मोबिलाइज करने के लिए उसके घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर से बैठ के भी मोबिलाइज किया जा सकता है। और इसी के इंटरनेट के भरोसे हम क्या कंडक्ट कर सकते हैं? अटैक्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इस साइबर टेररिज्म की डेफिनेशन को हमने डिफाइन किया है सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। उसके बारे में लिख लो, डेफिनेशन के बारे में। सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट 2008 of IT Act 2008 defines cyber terrorism as actions with intent to threaten intent to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of India or to strike terror in the people
क्योंकि टेररिज्म है। मैंने आपको पहले ही बोला टेररिज्म कैसे फैलता है, विद स्टेट ऑफ टेरर, लोगों के माइंड में दहशत क्रिएट करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, ये तो हो गया डेफिनेशन छोटी सी। इट इज बेसिकली यूज ऑफ साइबर स्पेस, इट इज बेसिकली यूज ऑफ साइबर स्पेस by a terrorist group for recruitment and propaganda, by a terrorist group for a recruitment and propaganda. Next point, and propaganda. Next point, it is a post Cold War phenomena. It is a post Cold War phenomena. Why so? Why post Cold War phenomena क्यों बोल रहे हैं इसको? ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ उसको। नहीं, इसको पढ़ो। पोस्ट कोल्ड वॉर फिनोमेना क्या मतलब हुआ? पोस्ट कोल्ड वॉर फिनोमेना, हाँ, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है वो? वेर इज इट इज कॉल्ड एज वॉर? कहाँ लिखा है वॉर? वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, ओके। उसमें वो बोल रहा है कि जो साइबर स्पेस को यूज़ किया जा रहा है फॉर द रिक्रूटमेंट एंड प्रोपागेंडा। ठीक है, साइबर स्पेस को यूज़ किया जा रहा है फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रोपागेंडा। इट इज़ ए पोस्ट कोल्ड वॉर फिनोमिना। क्या मतलब हुआ पोस्ट कोल्ड वॉर फिनोमिना? ध्यान से सोचो। कोल्ड वॉर कब खत्म हुई थी? 91 में। क्या हुआ था उसमें? डिसइंटीग्रेट हो गया था। सबसे बड़ा पॉइंट, उसके बाद क्या लॉन्च किया गया था? MS विंडोज लॉन्च की गई थी। विंडोज लॉन्च किया गया मतलब कंप्यूटर रेवोल्यूशन। इंडिया में उस टाइम तक क्या होता था? उसके बाद क्या आया? सत्यम कंप्यूटर्स, एयरटेल, HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, ये सब राइज किए, क्योंकि अब कंप्यूटर रेवोल्यूशन जो थी वो फैल रहा था। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे जैसे शहरों में BPOs आ गए। BPOs मतलब बिजनेस प्रोफेशनल, क्या? आउटसोर्सिंग। O फॉर आउटसोर्सिंग। मतलब उसके बाद वर्ल्ड बेसिकली इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था उसमें? LPG रिफॉर्म्स। अपनी इकोनॉमी को हम लिबरलाइज करेंगे, अपनी इकोनॉमी को हम आउटसोर्स, मतलब अपनी लेबर को हम दूसरे बंदे को देने को तैयार हैं। पहले हमारी लेबर हमारे लिए थी, अब हमने अपनी लेबर को दूसरे बंदे को भी दे दिया। और उसने क्या बोला कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लोगों से गालियां खानी है, मतलब कॉल सेंटर में काम करना है। प्रोडक्ट हम वहाँ बेचेंगे। प्रोडक्ट बनेगा कहाँ पे? अमेरिका में। बिकेगा कहाँ पे? अमेरिका में। अगर कोई कंप्लेन है तो वो कहाँ सुनी जाएगी? इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक होते हैं। गालियाँ खाने के लिए बहुत माहिर हैं हम लोग, बचपन से खा रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग का मतलब यही था। अब समझ आया? LPG क्लियर है? इसलिए वो कह रहा है कि इट इज़ ए पोस्ट कोल्ड वॉर फिनोमिना। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंट्री में जिससे लोग टच में आए और इन्होंने उन्हीं लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। अब समझ आ गया? ठीक हो। एग्जाम्पल ISIS, इसी में एग्जाम्पल ISIS बताने की जरूरत नहीं है क्या है ISIS। क्वेश्चन क्या है कि इज ISIS अ थ्रेट टू इंडिया? नो सर। ये कैसा यस सर होता है? यस सर। इज ISIS अ थ्रेट टू इंडिया? यस, इट इज़ अ थ्रेट टू इंडिया। पहली चीज़, इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, हमारे में
माइनॉरिटीज़ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऐसा सच भी है, और इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताया भी जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के यूथ को या यहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करना बहुत ईजी है। अब सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं है, अब तो हर कोई रेडिकलाइज हो ही जा रहा है। मतलब कंसर्न है ना, कोई भी करे जा रहा है। अब किसी का छोटा सा इशू होगा तो वो उसको बड़ा इशू बाकी चीज़ों में इंक्लूड करके बोलेगा कि नहीं यार वहाँ भी उधर भी ऐसा होता, उधर भी ऐसा होता। तो हमें क्या लेना चाहिए? रिवेंज लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ISIS इज अ थ्रेट टू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये हो गया साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट लिखो साइबर वारफेयर। कौन? तुझे कैसे पता? रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कल ही बोला रॉ और IB से कोई नहीं बचा हुआ है। और ये YouTube पे चढ़ गया ना लेक्चर, बोल तो तू भी रहा है। नहीं डर गया? नहीं सही में ये क्वेश्चन लजीज, तुझे कैसे पता? पर कैसे? मुझे इस बात से डरना चाहिए कि खुश होना चाहिए? पता नहीं भाई, तू डेंजरस आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई मीटिंग नहीं होती है। और टेररिज्म क्यों है सबको पता है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। साइबर वॉरफेयर लिखो। There is no agreed definition of cyber warfare. There is no agreed definition of cyber warfare. But it is known that governments of other countries attack the critical infrastructure of other countries to disrupt their working. Okay. Based on these premises, US has declared cyberspace as fifth dimension of a warfare. With respect to land, air, ocean and space. ठीक है, current rules of collective security such as Article 41 of the UN Charter
UN Charter wants to secure the world unitely. Wants to secure world unitely when it comes to the rapidity of cyber attacks. Rapidity of cyber attacks. ओके जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, स्टक्सनेट वायरस का नाम सुना है आपने? स्टक्सनेट वायरस का नाम। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ कब? नाइनटीन 79 में। उससे पहले जो यूएस था ये ईरान के फेवर में था। ओके, यूएस ईरान के फेवर में था। ईरान ने बोला कि मुझे क्या डेवलप करना है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप करने हैं भाई, ठीक है, मुझे न्यूक्लियर एनर्जी लेनी है, क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम प्लूटोनियम का बहुत सारा क्या है, रिजर्व रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है, उनके पास मिनरल अच्छा खासा है। अब वो इसका क्या बनाना चाहते थे, न्यूक्लियर एनर्जी एनहांस करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यूएस ने उनकी हेल्प की, लेकिन तब क्या हो गया, वहां पे एक इस्लामिक रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जो एक रिलीजियस हेड था वही वहाँ पे सुप्रीम कमांडर भी बन गया, जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब हैं, वो वहाँ पे क्या है, अभी सुप्रीम कमांडर हैं, उन्हीं के अंडर वो जो बोलते हैं वैसा ही होता है। अब यूएस को इसी से प्रॉब्लम थी कि यार ये क्या मतलब हुआ, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूएस ने बोला कि मैं तुम्हें जो टेक्नोलॉजी दे रहा था अब मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा, क्लियर। और एक और दुश्मन पैदा हो गया, ये दोनों मिल गए, भाई भाई मिल गए, इजराइल और यूएस। लेकिन एक कंट्री ऐसी थी जो इनको फेवर करती थी, ईरान को, क्या नाम था उसका, जर्मनी, ठीक है। इसने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी दूंगा, मेरे को भी आता है। अच्छा ठीक है, आजा। ये गया, इसने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया, जैसे वो न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई आके ठीक करो, कुछ गड़बड़ आ रही है। कंपनी कौन सी थी, साइमंस, ठीक है। अब इसके बंदे जाने थे कहाँ पे, ईरान में, उसको ठीक करने के लिए। फटाफट से बात किसको पता चल गई, इन दोनों ने अपनी टीम भेजी कहाँ पे, एज इंजीनियर्स, कहाँ पे, साइमंस में। जैसे वो ईरान में गए, उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर में स्टक्सनेट वायरस इंस्टॉल कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उस टाइम तो बहुत फास्ट चला जब तक वो वहाँ थे, लेकिन जब वो वापस आए उसके बाद वो न्यूक्लियर रिएक्टर धीरे धीरे फेल होने लग गया। उन्होंने फिर कॉल किया कि अबे क्या करके गए हो, पैसा भी ले गए, काम भी नहीं किया, गलत है, धोखा हो गया। इन्होंने बोला हम नई टीम भेज रहे हैं। तो नई टीम फिर से कहाँ से आई, उन्होंने पुराना वाला स्टक्सनेट अनइंस्टॉल किया और नया वाला इंस्टॉल कर दिया। समझ आ रहा है। उसके बाद जब इसको ईरान को पता चला तो उन्होंने बोला ये गलत किया तुमने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है यार, पैसा भी दिया हमने, फिर ऐसा हो गया। इन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, तू एक कौन इन्वॉल्व है पता भी है, ये पता लगने देते हैं, ये पता लगने देंगे तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो बेइज्जती होगी ना, फिर ये बैठे ही क्यों हैं यहाँ पे। अब उसके बाद ईरान ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए भाई। एक उनका प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, हसन रूहानी, सेंट था ये, सेंट मतलब संत बाबा टाइप का बंदा। इसने बोला यूएस वालों को कि भाई साहब
क्या करना है वो बताओ यार, मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है अपना, मुझे सब करना है, हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया, क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने बोला कि हमसे क्या करो, टॉक्स करो, जिनको क्या बोला जाता है, ईरान न्यूक्लियर डील, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। पक्का? चलो मान लेते हैं। अब मैं वहीं पे आ रहा हूँ। टॉक्स में, ईरान न्यूक्लियर डील में JCPOA एक एग्रीमेंट था जिसके तहत उन्होंने, ईरान ने बोला कि चलो ठीक है, हम अपनी एनर्जी की जो एनहांसमेंट है उसको रिड्यूस करेंगे, हम जितना हमने बनाना था हम उतना इसको नहीं बनाएंगे और हम न्यूक्लियर वेपन भी नहीं डेवलप करेंगे, ठीक है, तुम बस हमारी एनर्जी को, मतलब टेक्नोलॉजी को वापस कर दो। इन्होंने बोला चलो ठीक है आप करो। उसमें कंट्रीज कौन कौन सी थी? P5+1। P5 कौन है वो? ये वन कौन है? जर्मनी। क्यों जर्मनी? क्योंकि जर्मनी ने उनकी हेल्प की थी, पैसा इसका लगा हुआ है। समझ आया P5+1 कैसे बना? स्टक्सनेट वायरस का पता चला। इसी को हम साइबर वॉरफेयर बोलते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री के सामने हमने एक डिक्लेरेशन कर दिया है और फिर उसको देखो। अब जैसे पुतिन और यूक्रेन लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, ठीक है, किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या करना है अल्टीमेटली? उनको टॉक्स करने, लेकिन पहले उसका नुकसान करना है, उसको घुटने पे लाना है ताकि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। सेम यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब बात समझ आई मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। उसके बाद उन्होंने डील साइन की, JCPOA। अब पुतिन और जेलेंस्की के बीच में भी कोई डील होगी, टॉक्स चल रही हैं, आपको पता टॉक्स चल रही हैं, ठीक है। तो ये होता है वॉरफेयर। क्लियर है? लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है, मतलब ये कचरा अपने हिसाब से लिख लो, आप लोग लिख लो फटाफट। पॉइंट समझ आ गया ना? तू बता, बोल 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 जल्दी। ब्यूरो बोल। बोलो बोलो, क्या सही बोला? जो भी बोला। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो डार्क वेब है ना, वो CIA का ही है। शौक लगा उसको, उसको शौक लगा। जिसने, वो स्केप गोट होते हैं, वो बलि के बकरे होते हैं। CIA ऑन है, डार्क वेब यही चलाते हैं, यही ऑपरेट करते हैं। क्यों करनी है कंट्रोल? क्राइम होगा तब ना इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अब जब क्राइम ही नहीं होगा तो ज़रूरत क्या पड़ेगी इनकी? ऐसी बात करता है यार तू। हो गए? नेक्स्ट है साइबर क्राइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसको हमने कल स्टडी किया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम आर
टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम आर, फर्स्ट लिखना, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर सेकंड, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखो हैकिंग। When someone gains access to your computer, hacking में when someone gains access to your computer or device without your permission, example Pegasus, ठीक है। Pegasus is basically a spyware, ठीक है। ये स्पाई करता है, तुम पे निगरानी रखता है 24 घंटे, क्लियर, हैक करके डाला है। नेक्स्ट है सेकंड मॉलवेयर। हाँ सॉफ्टवेयर है। पैगसस बेसिकली वो पंखों वाला घोड़ा है। बिजनेसमैन किसको बोलते हैं? यूनिकॉर्न स्टार्टअप को किसको बोलते हैं? यूनिकॉर्न स्टार्टअप कुछ नहीं, वो लिमिट बोलो, पता करके आना कल। चलो लिखो मालवेयर। Malware is malicious software such as viruses, trojans, हाँ जी क्या रिपीट करूं? Malware is a malicious software such as viruses, trojans, which monitor your online activity and cause damage to the computer. It comes in the form of infected email. Attachment or in a suspicious link with email, हाँ आई लव यू वायरस। फिर मेरे जैसे लोग अपने स्वागत करते हैं खुली बाहों से उनका, तो फिर डूब जाते हैं। प्यार धोखा है भाई, दर्द है दर्द। इसी से पता चलता है लव इज अ वायरस, ठीक है। इसके धोखे में नहीं पड़ना है, मारे जाओगे, ठीक है। मालवेयर कैन बी यूज टू स्टील योर पासवर्ड्स, यूजर आईडीज। Malware can be used to steal your passwords, user IDs or other critical information. Next है DOS attack, denial of service, DOS attack। सिंपल सोचो जरा, इसकी स्टेटमेंट को सोचो। डिनायल मतलब उसको वो काम नहीं करने दे रहा, क्या जो वो करना चाहता है। मतलब जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि यार मेरा कंप्यूटर बड़ा स्लो हो गया है, मेरा लैपटॉप बड़ा स्लो हो गया, मेरा फ़ोन बड़ा स्लो हो गया, इसको ना रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी हिडन फाइल्स उसमें डाउनलोड हो चुकी हैं जो आपको नहीं पता, समझ रहे हो, होता है ना, जो आपको नहीं पता। आपके लैपटॉप में भी कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो डाउनलोड हो रही हैं इंटरनेट से, जो आपको नहीं पता, और वो क्या कर रही हैं कि आपके सी ड्राइव में उन जगह पे बैठ जाती हैं जहाँ पे आपका काम हो रहा है, जहाँ पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, और वो इतनी ज़्यादा है कि आपकी वो जो प्रोसेसिंग करनी चाहिए वो नहीं हो रही और आपका काम नहीं हो रहा, आपको सर्विस का डिनाई हो रहा है उधर से।
समझ रहे हो? इसको बोलते हैं डॉस अटैक। लिखो, एन अटैक विच फ्लड्स अ कंप्यूटर, एन अटैक विच फ्लड्स अ कंप्यूटर with data causing it to overload and preventing it from functioning normally These attacks target businesses rather than individuals. These attacks target businesses rather than individuals. It does not involve access to the computer. It does not involve access to the computer. मतलब इसको आपके कंप्यूटर में घुस के आपकी स्पाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको काम नहीं करने देगा अपना, ठीक है। और ये बिजनेसेस पे अटैक मारता है, ओके। जैसे इसने मतलब हमने वो सामने वालों का कंप्यूटर उसमें डालना शुरू कर दिया ताकि उनके बच्चे काम आए, तो मतलब इस तरह से कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है बॉट नेट। बॉट नेट बॉट क्या होता है? बॉट बेसिकली एक तरह का ऐसा रोबोट जो फिजिकल नहीं है, सॉफ्टवेयर में है। सिंपल। बॉट्स बहुत तरह के होते हैं, हमने सुना है इसके बारे में। लिखो, बॉटनेट इज अ सेट ऑफ compromised computers which are under the control of attacker. Compromised computers which are under the control of attacker. These computers are called as bots. These computers are called as bots. ब्रैकेट में zombies. हाँ जी, बॉट के रोबोट में रो निकाल दो और पीछे बचा बॉट, वो वाला, ठीक है। बिल्कुल सही। हाँ एग्जैक्टली, बॉट टेलीग्राम पे ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बोला है क्या? तुम लोग को बड़े दिखते हैं ऐसे, उसको आई लव यू दिखता है, देखो नताशा। टेलीग्राम पे तो मैं भी हूँ यार, मुझे नहीं कोई दिखता, किस्मत ही खराब है, इसलिए तो दाढ़ी भी सफेद हो गई है। नेक्स्ट लिखो स्पैमिंग। जोक सपाट यार, क्या कर रहे हो? स्पैमिंग किसका? ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी समझते हो? पिशाच, खून पीने वाला। ड्रैकुला वो ज़ॉम्बी नहीं है, हैं? ज़ॉम्बी वही तो होता है, और कौन होता है? जो सोच नहीं सकता, एग्जैक्टली। तो ज़ॉम्बीज जो खून पीते हैं वो कौन होता है? ओए नहीं, उसका दिमाग नहीं होता। तुम पिशाच वो वाला सोचो जो यहाँ पे होता है, वो नहीं जो फॉरेन में होता है वो वाला ज़ॉम्बी, वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे देखता है। स्पैमिंग। वर्ल्ड वार जी देखी है मूवी? तूने देखी है ना? वर्ल्ड वार जी, जेड वाला जी, बहुत अच्छी मूवी है। स्पैमिंग इज सेंडिंग of unsolicited bulk
अनसॉलिसिटेड बल्क और कमर्शियल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। जैसे आपकी जीमेल में स्पैम एक फोल्डर होता है, उसमें बहुत सारा कबाड़ होता है, ठीक है। पहले वो क्या करते हैं कि वो आपको आपके जर्नल इनबॉक्स में ही भेजना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जो बंदा बड़ा वो उसमें बोलता है कि 60% डिस्काउंट पे आईफोन मिल रहा है, बंदा फटाक से क्लिक मारता है। जैसे क्लिक मारता है उसके कंप्यूटर में जो उन्होंने इंस्टॉल करना होता है वो इंस्टॉल हो गया होता है, फिर आपको कहीं भी फ़ोन नहीं दिखता। मैंने भी सफारी के चक्कर में बहुत किया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिशिंग। वो वाला फिशिंग नहीं, ये वाला फिशिंग। मेरे को पता मच्छी वाला फिशिंग लिखा होगा। फिशिंग, इसका सिंपल मतलब ये है कि किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फ्रॉड तरीके से गेन करना। मैंने कल ही बताया था कि मेरे को लूटा था उन्होंने, है ना, इतने पैसे मेरे लूट लिए थे। हाँ, 2 रुपये। मेरे को फ़ोन किया कि सर आपका कार्ड जो है उसमें वो इशू आ रहा है, हम बैंक से बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलो, तो वो कह रहा कि आपका अपना ATM पिन बताओ। मैंने बता दिया, उसने पैसे डेबिट कर लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड करना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गेन करना, फिर उसके ज़रिए उसका फ्रॉड करके उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यूज़ करके उसका पैसा निकाल लेना। दिस इज नॉन एज फिशिंग। देखो, इट इज़ अ क्रिमिनली फ्रॉडलेंट प्रोसेस। It is a criminally fraudulent process of acquiring sensitive information such as username, passwords, debit and credit card details, UPI IDs, etc. by disguising as trustworthy entity. By disguising as trustworthy entity, जैसे बोलेगा कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बंदे को भरोसा हो जाएगा, तो फिर क्या करना है? नेक्स्ट लिखो साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, बुलिंग मतलब समझते हो क्या? किसी को नीचे दिखाना, उसको दुखी करना, ठीक है। जैसे बचपन में मेरा होता था, मेरे को काला काला बोल के सब चिढ़ाते थे। फिर वो जिम्बाब्वे टीम के प्लेयर्स के नाम रखते थे मेरे पे, सिबांडा, टिकोलो, पता नहीं क्या क्या। उस टाइम पे बहुत दुख लगता था मेरे को, रोता था। मेरे को बस में कोई जगह नहीं देता था बैठने के लिए, स्कूल बस में रोता जाता। मेरा भाई वो ठीक था मतलब वो गोरा है, तो उसको सब अच्छे से ट्रीट, मेरे को अच्छे ट्रीट में बड़ा रोता था। क्या क्या तैयार अभी आप? नहीं, मैं ना 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 मेरे को कोई रिवेंज नहीं है। देन लेटर ऑन आई ट्राई टू लर्न अबाउट माई सेल्फ कि येस इट इज़ माई कलर, इधर यू हैव टू एक्सेप्ट इट और यू हैव टू रिजेक्ट इट, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट, सो गो टू हेल। कल्लू मामा नाम रखा था मेरा उन्होंने। उस टाइम तो रोना आता था, बच्चा था, नहीं सेंस थी कि काला गोरा क्या होता है। और वैसे भी J&K में तो इस चीज़ को लेकर बड़ा हाइप है, बिहारी। दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। हम लोग देहाती नहीं बोलते, हम बिहारी बोलते हैं। देहाती इज अ टर्म फॉर दैट गाय हु डोंट अंडरस्टैंड द एथिक्स ऑफ सिटी और अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। बाहर जाओगे तो आपको वहाँ बिहारी नहीं बोलेगा कोई, वहाँ देहाती बोलेगा, और वो कम दुख लगता है कि ये देहात पने को आप देहाती इज लाइक कल्चर की तरह देहात।
तो इसको बोलते हैं बुलिंग। अब यही काम कोई मेरे साथ ऑनलाइन करना शुरू कर देगा, मेरे फोटो पुराने लगाने शुरू कर देगा, मेरी फेसबुक पर देख दे ये काला होता था, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? साइबर बुलिंग। चलो लिखो। बुली भाई, यस यू कैन से दैट, साइबर बुलिंग, वेरी गुड। सुली डील बुली भाई ये जो भी था, यस एग्जैक्टली, उनके फोटोज लगा के उनको हरास किया ना, तो यस इट इज़ अ केस ऑफ साइबर बुलिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, दिमाग है तेरा। साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग अकर्स, बुलिंग और स्टॉकिंग, स्टॉकिंग होता है किसी को ताड़ते रहना उसकी मर्जी के बिना, अगले को अनकंफर्टेबल फील कराना, जैसे बसेस में होता है। स्टॉकिंग occurs when someone engages in offensive or harassing behavior through the use of technology. Example, by posting pictures, personal messages, sending abusive text, and emails. ठीक है, अक्सर जिसका ईगो हर्ट हो जाता है फिर वो उसको लग जाता है। वो तो होंगे ही, ऑब्वियसली बात है, वो तो होंगे ही। इसलिए तो यूएस ने डिक्लेयर किया है ना 5th वॉरफेयर जोन साइबर स्पेस को। वो कोई वैसा नहीं है, आपकी सोसाइटी को ही क्रिमिनलाइज माइंड कर दिया जाएगा, जैसे ये बुली वाई वाला केस था। उन्होंने उनको देखा भी नहीं है, पता भी नहीं उनके बारे में, बस फोटो चिपका दिया। अच्छा, इतना ये कौन बोला? पता नहीं, मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बिगेस्ट थ्रेट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बिगेस्ट मार्केट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्स स्लेव्स and child pornography, child obscene photos and videos are the biggest worldwide, इनका biggest consumers हैं, सब लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। ये बहुत बड़ा मेनेस क्रिएट हो चुका है हमारे लिए। ठीक है, अभी लॉकडाउन में एक ट्रक पकड़ा गया था, वो ट्रक क्रॉस कर रहा था राजस्थान के थ्रू उस तरफ, पाकिस्तान की तरफ, उसमें छोटी छोटी लड़कियाँ थी, और एक और ट्रक पकड़ा के उसमें छोटे छोटे लड़के भी थे। कैन यू इमेजिन, हम किसी भी, देखो अब कहीं भी सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं या हम कहीं पोर्नोग्राफी की बात करते हैं, हमारे माइंड में सिर्फ लड़की का आता है कि नहीं यार गलत हो रहा है, बट अभी का जो सिनेरियो वो चेंज हो गया है। यस बिल्कुल सही है, जो क्राइम डाटा है उसमें अब लड़कों का अब्यूज़ तो आता ही नहीं है बाहर, लड़कियों को भी नहीं आता इतने मास लेवल पे, बट लड़कों का तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बताएगा वो जाके? प्रॉब्लम है ना, सोसाइटी लड़कियों को नहीं एक्सेप्ट करती, लड़कों को कहाँ करेगी? लेकिन उनका अब्यूज़ हो रहा है। अक्सर हिंदू में आप देखो कोई ना कोई ऐसा नमूना मिल ही जाएगा आपको। कॉग्निटिव मतलब एक तरह से डैमेज हो रहा है हम लोगों का, थिंकिंग प्रोसेस हम लोगों की ना डैमेज हो रही है, हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। बेसिकली देखो, अब सबसे बड़ा जो एक मेनेस है हमारा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम फैमिलियल रिलेशनशिप्स में हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, गर्ल्स का स्पेशली, इन द सर्कल विच यू नो, विच द होम यू कैन ट्रस्ट अपॉन,
समझ रहे हो? जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो वही लोग आपके साथ ऐसा करेंगे। फिर उसको हैरासमेंट, ऊपर से घर वाले बोलते हैं कि चुप मत बोलना, लड़की है, रिश्ता कहाँ ढूंढेंगे तेरा, समाज में बदनामी हो जाएगी। अरे तो जो उसके साथ हुआ उसको नींदें नहीं आ रही रात रात भर, उसका क्या करेंगे? जो एक एक्टिविटी उसके लिए एक हमारे कल्चर में हमने जो इतना महान कल्चर जिसने काम सूत्र दिया, अब उस कल्चर में तुमने उसको पहले ही क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया उसकी परसेप्शन को। वो तो फूक फूक के कदम रखेगी ना। स्कूल जा रही है वहाँ वो बच बच के चल रही है, कॉलेज जा रही है वहाँ बच बच के चल रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है वहाँ, और फिर ससुराल वालों के वहाँ बच बच के। स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम, हाँ ऑब्वियसली कहीं बस में खड़ा हो जाना पड़े तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या कर सकते, किसको वो करोगे? होता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में देखना, वो एक एक मेट्रो में हज़ारों में बंदा खड़ा होकर जा रहा होता है। समटाइम्स हम भी कभी कभी मूव करते थे तो करोल बाग में लाइनें लगी होती थी। तो अब हम तो ठहरे परदेसी, मतलब यूपीएससी वाले, हमें तो अकल इतनी थी ही, हम जहाँ पे वो होता था लड़कियों को, हम पहले ऐसे करके अपना पेट अंदर कर लेते थे या फिर बैग आगे कर लेते थे। क्योंकि देखो अब वो स्पेस में तो मैं उसको, मेट्रो को तो मैं इलाज नहीं कर सकता, उसमें इतने बंदे क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, आई कांट, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। बट ये है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ ताकि अगला बंदा मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील ना हो। और इतना तो वो भी समझते हैं। अब कई बार क्या झटके लगते थे तो ऊपर गिर जाता था, तो फिर इतना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि सबको लगे, मैं अकेला थोड़ी झटका खाया वहाँ पे। और थप्पड़ पड़ जाएगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं करना है तुम भी लगा देना, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, द इंटरनेट इज बीइंग हाईली यूज्ड बाय इट्स अब्यूजर्स, the internet is being highly used by its abusers to reach and abuse the internet is being highly used by its abusers to reach and abuse children sexually. Child pornographic content is in high demand all over the world. By which children are becoming the victim of crime unknowingly. ठीक है। तो ये था साइबर सिक्योरिटी का बेसिक्स, ठीक है। अब तीन चार अटैक्स हैं साइबर एस्पाइनेज के वर्ल्ड वाइड जो फेमस हैं, उसके बारे में लिखेंगे। 1 मिनट का ब्रेक। Important incidents of cyber espionage worldwide. Important incidents of cyber espionage worldwide. फर्स्ट है टाइटन रेन।
टाइटन रेन। सुन लो, अपनी भाषा में लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, अब मैं लिखवाता रहूँगा, अच्छा लगता। बेसिकली अब रेन देखो, रेन क्या है? बारिश, ड्रॉप्स, एक एक बूंद करके रेन बनती है, ठीक है। इसमें क्या था कि चाइना ने 2003 तक यूएस के प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेज मतलब कंपनीज के कंप्यूटर्स में अपना स्पाईवेयर डाला, यूएस को पता नहीं चला। इन लोगों ने उनके कंप्यूटर्स को स्पाईवेयर डाल के उनसे इंफॉर्मेशन गेन करते रहे। कौन कौन सी कंपनी इसमें मारी गई? लॉकहीड मार्टिन और नासा। लॉकहीड मार्टिन बहुत बड़ी एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कब की बात है? तो क्या हो गया? चाइना ऐसे ही है। हम लोगों के अंदर चस्का किसने डाला है मोबाइल्स का और इसका? चाइना है, चाइना की देन है। जियोनी, वीवो, ओप्पो, रेडमी, श्योमी, मैक्स, माइक्रोमैक्स इंडिया का है। यही तो मैं सुनना चाहता था। गुड। नेक्स्ट है, ये लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के खिलाफ भी एक ऐसा ही अटैक हुआ था और वो भी चाइना ने ही किया था इन 2010। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया की एम्बेसीज और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के सिस्टम्स इन्होंने हैक कर लिया था, और एम्बेसी और डिफेंस मिनिस्ट्री के और बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्होंने उनसे गेन कर ली थी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन शैडी रैट। ऑपरेशन शैडी रैट इसमें ये लोग क्या किया, ध्यान से सुनना। 2011 से लेकर यूएस के बहुत सारी कॉरपोरेशंस और इंडस्ट्रीज़ के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, जिसमें हम लोग अपनी वर्कशीट्स बनाते हैं, इन्होंने उसको हैक कर लिया था। इसका नहीं पता ये कहाँ से हो रहा था। बहुत सारे साइबर क्राइम्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिन हमें नहीं पता, हम बस उनका सोर्स दिखा सकते हैं कि लास्ट टाइम ये कंप्यूटर कहाँ यूज़ हुआ था, बट कौन कर रहा था हमें नहीं पता। उसके पीछे गवर्नमेंट थी, कोई प्राइवेट बंदा था, कोई हैकर बैठा हुआ था, हमें नहीं पता। इसमें MS एक्सेल को टारगेट करके उसमें जितनी वर्कशीट्स पे काम हो रहा था वो सारा का सारा काम उनको भी पता चल रहा था। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशन शैडी रैट। 17 कॉरपोरेशंस को इन्होंने टारगेट किया था। 70 कॉरपोरेशंस को इन्होंने टारगेट किया था इन द यूएस। ठीक है, उसके बाद 2013 में एक और ऐसा ही अटैक हुआ जिसका नाम था रेड अक्टूबर। रेड अक्टूबर, इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें MS एक्सेल था, इसमें इन तीनों को इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, रेड अक्टूबर के बारे में पता ही होगा आपको, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। रेड मतलब कम्युनिस्ट, अक्टूबर मतलब उस टाइम पे जो हुआ था वहाँ पे। ठीक है, सो दीज वर द बेसिक मतलब मेजर अटैक्स जो हुए हैं। पूछेगा कोई नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हो। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन एंड बॉडी कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग इंडिया क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। ठीक है, वो लिखो। साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन has defined cyber security as collection of tools, policies, security concepts, security safeguards, technologies, training actions that can be used to protect the cyber environment and organization and users assets। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है? ITU की, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। अब इंडिया का IT एक्ट क्या बोलता है? इंडिया IT एक्ट 2000 क्या बोलता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में? लिखो, इंडियन IT एक्ट 2000 डिफाइन साइबर सिक्योरिटी एज, इंडियन IT एक्ट 2000 डिफाइंस साइबर सिक्योरिटी एज means for protecting information equipment, fast information equipment, devices and information stored therein from unauthorized access use disclosure disruption modification or destruction। ठीक है, हमें साइबर सिक्योरिटी में अपने डिवाइसेस को और उनमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को बचाना है। क्या क्या होने से? डिसरप्ट होने से, डिस्ट्रॉय होने से, मॉडिफाई होने से, इन सब चीज़ों से हमें बचाना है। ये कौन कहता है? IT एक्ट 2000 साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। ओके, अब हमारी साइबर सिक्योरिटी को चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस होंगे, रिस्क होंगे एसोसिएटेड। अब रिस्क एसोसिएटेड होंगे तो ही उन रिस्क का हम क्या करेंगे? सोल्यूशन ढूंढेंगे। क्लियर? ठीक है, अब लिखो साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, फर्स्ट एनोनिमिटी, सबसे बड़ा चैलेंज है एनोनिमिटी। एनोनिमस फॉलो करता है, वेरी गुड। एनोनिमिटी लिखूं क्या? ठीक है, पता ही नहीं है कि कौन कर रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा डिफिकल्टी इन ट्रेसिंग, ट्रेसिंग। थर्ड बॉर्डरलेस, कोई रेड क्लिफ लाइन नहीं है इसमें, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। फोर्थ ईज ऑफ अटैक,
अगला लो कॉस्ट ऑफ अटैक, लो कॉस्ट ऑफ अटैक। नेक्स्ट एक्सीलेंट टूल फॉर एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एक्सीलेंट टूल फॉर एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एक्सीलेंट टूल फॉर एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब चाइना हमसे ज़्यादा पावरफुल है अटैक्स करने में, ठीक है, उसके पास ये बहुत ही अच्छा हथियार है हम जैसे गरीब देश से पंगा लेने का और हमें नुकसान पहुंचाने का। नेक्स्ट लिंकेजेस बिटवीन साइबर स्पेस एंड फिजिकल सिस्टम, एंड फिजिकल सिस्टम्स। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था ना कि तमिल की एक मूवी है वली मई, है ना, वो कैसे बाइक्स चेंज करके और डार्क वेब के जरिए वो मर्डर्स करवा के और ड्रग्स लेते थे, ठीक है। साइबर स्पेस भी इंक्लूडेड है और फिजिकल सिस्टम भी उसमें इंक्लूडेड है। ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस। ओके, बस अच्छा 15 मिनट पड़े हैं, लिखो लिखो। इंडियन लॉ मैं अपना मेरा वो है 8 तारीख से, एंड स्टिल आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे टाइम की कदर करो यार। इंडियन लॉज फॉर साइबर ऑफेंसेस, अब मैंने आपको बता दिया साइबर सिक्योरिटी क्या है, फिर उसके रिगार्डिंग हमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, अब उनको हम टैकल कैसे करेंगे। हमारे पास ऐसा कौन सा कानून है जिसमें हमने क्या चीज़ कौन सा गुनाह बताया हुआ है और उसकी सज़ा भी बताई हुई है। क्लियर। इंडियन लॉज फॉर साइबर ऑफेंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2008, recognizes cyber offenses under various sections। सर आईटी 2008 को एक सेशन में बैन भी किया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें क्या कर रहे थे कि जो भी किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ अगर कोई कमेंट करेगा तो उसको जेल हो जाएगी 3 साल। भारत आगरे के खिलाफ भी हुआ था, किसी ने कमेंट किया तो उसको जेल हो जाएगी। कर दिए बैन या भी करना है? पक्का श्योर है? देख लेगा गलत हो गया तो मैं मुर्गा बनाऊंगा। कल चेक करके आना कि कर दिए बैन या अभी इस पे चल रहा है, ठीक है, मुझे बताना, इनको भी बताना, ठीक है। लिखो पहला सेक्शन 65, पूरा मत लिखना, सेक्शन पता तो है ही आपको, SEC, ठीक है। सेक्शन 65 क्या ऑफेंस है इसमें? टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट सेक्शन 66 punishment for computer related offenses, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। अब ऑफेंसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि किसी को अनऑथराइज उसके कंप्यूटर में घुसना, किसी का फ्रॉड तरीके से उसका एक्सेस करना डाटा, किसी का डिटेल्स पूछना, तो ये सब कंप्यूटर फ्रॉड्स हैं और 66 में इनकी पनिशमेंट लिखी हुई है। नेक्स्ट लिखो सेक्शन 66A, punishment for sending offensive messages and spreading false information for causing annoyance, ब्रैकेट में दिस सेक्शन हैज़ बीन abolished बाय सुप्रीम कोर्ट। दिस सेक्शन हाँ एबॉलिश कर दी गई है। हाँ, आप जो सोच रहे हो ना, वो मैं बताता हूँ आप क्या सोच रहे हो, उसके बावजूद भी पुलिस इस सेक्शन के तहत केस रजिस्टर करती है। ये प्रॉब्लम है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। दिस सेक्शन हैज़ बीन abolished बाय सुप्रीम कोर्ट।
ओके, हमारे कठुआ में भी एक केस इस पे रजिस्टर हुआ था सेक्शन 66A पे, वो किसी ने SHO को गालियाँ दे दी थी वो सेक्शन 66A के तहत ही हुआ था, बिलावर का केस है ये। नेक्स्ट सेक्शन 66B, punishment for dishonestly receiving जल्दी stolen computer resource or device। 66C, punishment for identity theft, theft। 66D, punishment for cheating, चीट करना किसी को। चीटिंग बाय परसों, क्यों हंस रहे हो? चीटिंग नहीं सुना कभी? एग्जाम में करते थे ना आप लोग, व्हाट्सएप वाली चीटिंग सोच रहे हो, वो नहीं। चीटिंग बाय पर्सोनेशन। 66E, punishment for violation of privacy। It's a very important thing, violation of privacy। 66F, punishment for cyber terrorism। सेक्शन 67 ये रिलेटेड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर बुलिंग से रिलेटेड। लिखो, punishment for publishing or transmitting obscene material, in electronic form। ओके, सो these are the major sections of IT Act जो हमने अभी पढ़ा, साइबर वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म, साइबर बुलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फिशिंग, इन सबसे रिलेटेड इन सेक्शन के तहत सजा दी जाती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम IT Act, इंडियन पिनल कोड ऑल्सो इंक्लूड्स some sections regarding cyber crimes, regarding data theft and all that। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस थिंग, साइबर वाला। इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप घर जाके सर्च करने का, क्योंकि अब ये पॉलिसी है तो ये आप जितने अच्छे से एनालाइज करोगे तो ही आपके लिए अच्छा है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, बेसिक्स मैंने बता दिए, पॉलिसी के कुछ मेन पॉइंट्स आप नोट कर लेना 5 to 10। ठीक है, अगर कल को पेपर में आता है तो 4-5 पॉइंट लिखने के लायक आप बन जाओ। ठीक है, ये आपको देखना है। दूसरा, कुछ इनिशिएटिव्स जो दिए हैं क्या बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे सर्ट इन के बारे में भी आप पढ़ लेना, सर्ट इन। ठीक है, साइबर स्वच्छता केंद्र, इस पे नोट्स बना के लाना कल, छोटे छोटे हैं। स्वच्छता केंद्र, स्वच्छ भारत वाला। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान,
ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर साइबर सिक्योरिटी। थैंक यू सो मच।